वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएम एजुकेशन में। और अब है स्टार्टिंग क्लास 12th की इकोनॉमिक्स, टीआर जैन और वीके ओरी की। जो शुरू के 3 चैप्टर हैं वो थोड़े टिपिकल हैं, तो पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको आप क्लियर कीजिएगा वीडियो के माध्यम से। फिर बाद में जो वो टिपिकल यानी कि राष्ट्रीय आय उसको बाद में कराएंगे, ताकि क्या होगा कि जो बेसिक आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप आगे की चीज़ें देखेंगे तब आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि यदि क्या होता है एकदम टिपिकल पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत होती है। खैर, अभी जो आज ये चैप्टर है स्टार्टिंग है ये मुद्रा और मुद्रा पूर्ति के माप है। मुद्रा और मुद्रा पूर्ति के माप है, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है और समष्टि वाली किताब है, अब इसमें हमें कुछ बेसिक्स 4 से 5 पॉइंट समझने हैं। पहला हमें देखना है मुद्रा अर्थ और विकास, फिर वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु अर्थव्यवस्था, फिर मुद्रा प्रयोग के क्षेत्र यानी कि किस किस आधार पर मुद्रा का प्रयोग होता है, और लास्ट और अंतिम पढ़ना है वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। तो यदि हम सबसे पहले वाले बात करेंगे मुद्रा का अर्थ और विकास की, तो हम ये समझते हैं कि प्राचीन समय से ही मानव जब सभ्यता विकसित हुई तो उसने कहीं ना कहीं लेन देन शुरू किया। तो उस लेन देन को करने के लिए पहले तो व्यक्ति क्या करता था, वस्तु के बदले वस्तु देता था। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, व्यक्तियों का जो लेन देन का जो दायरा था वो सीमित था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। पर समय के साथ क्या हुआ, जो लेन देन का जो दायरा है वो उसमें विविधताएँ आई। तो जब विविधताएँ आई तो उसके लिए कोई ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जिससे ये हो सके कि एक निश्चित तरीके से लेन देन हो सके और सामने वाले या जो लेन देन कर रहा है उसके बीच में ऐसा न लगे कि मेरा सामान ज़्यादा चला गया है या उसका सामान कम आया है। इसी सब को देखते हुए मानवों ने क्या करा, एक ऐसे साधन की, एक ऐसे माध्यम की खोज की जिसे आज मुद्रा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाई गई थी, कहीं सोने की, तो कहीं चांदी की, तो कहीं तांबे की, तो कहीं मिक्स वैरायटी जिसमें जस्ता वगैरह मिलाया गया था। पर धीरे धीरे उस मुद्रा के विकास से लेके आज कागजी मुद्रा से लेके आज एटीएम प्लास्टिक मुद्रा तक ये मुद्रा का विकास होता गया। तो यदि मुद्रा के विकास को समझें तो मुद्रा का विकास क्या हुआ, मुद्रा का विकास इसलिए किया गया क्योंकि वो क्या बन सके, एक माध्यम बन सके जिससे हम क्या कर सकें, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय कर सकें उस मुद्रा के माध्यम से। तो जो पहला पॉइंट है मुद्रा का अर्थ और विकास, क्लियर हो गया होगा आपको। अपने ऐसे लिखना है कि प्राचीन समय से ही क्या था कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। पर जब लोग आने वाले यानी कि कुछ समय बाद व्यक्तियों की जो आदान प्रदान की जो क्षमताएं थी उसमें जो विविधता आई, उसके आधार पर क्या करा गया, मानवों के द्वारा एक ऐसे माध्यम की खोज की गई जिसके ज़रिए आदान प्रदान सरल हुआ और एक सही तरीके से होने लग गया, उसको मुद्रा कहा गया। खैर, मुद्रा से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वस्तु विनिमय प्रणाली। बहुत आसान चैप्टर है, बस एक बार समझ लेंगे और एक बार बुक रीड कर लेंगे, क्लियर एकदम। तो पहला, फिर दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि जब वस्तु प्लस वस्तु यानी कि आप क्या करते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, तब हम उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दे रहे हैं, तब हम उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। और ठीक इसी के नीचे क्या है, वस्तु अर्थव्यवस्था। ये भी वही चीज़ है, बस एक कॉलम बना हुआ है बुक के अंदर, वो लिखा हुआ है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। वस्तु के बदले जब वस्तु देना तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उस टाइम पे जो आदान प्रदान लेन देन था वो इसी के जरिए होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोगों की परचेसिंग पावर, मतलब उनकी जो लेन देन में विविधता आ गई, उसके बाद फिर मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया होगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है जब वस्तु के बदले वस्तु देंगे, और वस्तु अर्थव्यवस्था का मतलब भी सेम है। अब देखो, हमने मुद्रा की खोज कर ली, हमने मुद्रा एक ऐसा माध्यम बना लिया जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकते हैं और आसानी से उसके जरिए हम खरीद सकते हैं, वो मुद्रा है। अब मुद्रा का जो प्रयोग क्षेत्र है, मतलब कहने का मतलब हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं उसको, तो पहले हम विनिमय में प्रयोग करते हैं, यानी कि लेन देन में प्रयोग करते हैं विनिमय में। फिर संचय, संचय माने हम अगर नकली भाषा में देखें
तो इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा। और स्थगित भुगतान में आ सकता है जैसे फीस भर दी, बिजली का बिल भर दिया, बिजली बिल भर दिया, पानी बिल भर दिया, या कुछ अन्य चीज़ें, तो स्थगित भुगतानों में आते हैं। एक बार सारी चीज़ें दोबारा समझ लेते हैं। विनिमय में मतलब क्या है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम वस्तुएं और सेवाओं की प्राप्ति करते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ मुद्राएं दे देते हैं, तो वो विनिमय का माध्यम हो जाती है सरल भाषा में। फिर दूसरा होता है संचयन, इकट्ठा करना, बचत करना। पहले क्या, जब वस्तु विनिमय प्रणाली तो क्या संचय करना आसान था? नहीं, क्योंकि अब कितना अनाज अपने पास इकट्ठा करके रख लेंगे, कितनी चीज़ें आप अपने पास इकट्ठा करके रख लेंगे, एक समय बाद ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब मुद्रा आ गई तो उसका संचय आसान हो गया। आप अपने बैंक में पैसे डाल लीजिए, आप अपने घरों में तिजोरियों में पैसे बंद करके रख लीजिए, तो एक आसान हो गया, तो संचय करना आसान हो गया। फिर तीसरा आता है स्थगित भुगतान। स्थगित भुगतान का मतलब होता है जो एकदम नहीं होंगे, भविष्य में। अब इसमें क्या है कि जैसे जब स्थगित भुगतान कर लेंगे, मतलब 3 चीज़ें आप देख लेंगे, विनिमय का माध्यम, संचय करना और इकट्ठा या स्थगित भुगतान। तो ये एक क्षेत्र है मतलब जहाँ पे मुद्रा का आप प्रयोग करेंगे। तो ये होगा मुद्रा का पोर्शन। उसके बाद ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी इसकी कुछ बुराइयाँ थी, इनको समझना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जब बुराइयों को आप समझ लेंगे तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वर्तमान में जो मुद्रा आई या मुद्रा की खोज क्यों जरूरी थी, क्यों आवश्यक थी मुद्रा बनानी हमारे लिए। तो पहली क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेष बुराई कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग चाहिए, अभी समझाऊंगा बारी बारी। फिर मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव, भविष्य में भुगतान में कठिनाई और मूल्य संचयन में कठिनाई। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो पॉइंट हैं वो ये 2 इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, मूल्य संचय में कठिनाई, संचय में आसानी। कहने का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में हम चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सके रख सकते थे, कहीं ना कहीं दिक्कत होनी थी। और वहीं स्थगित भुगतान फीस वगैरह, तो आपके मान लो कहीं ट्यूशन की फ़ीस भरें, स्कूल की फ़ीस भरें, तो आपका 1 किलो राशन दे आएंगे या 1 किलो बोरी चावल दिया है, गेहूँ दिया, लो जी स्कूल की फ़ीस हो गई? नहीं, उसमें थोड़ी समस्याएं आती थी। हालांकि क्या पता पहले ले लिया जाता हो, पर अगर कुछ समय बाद देखें उसके तो समस्याएं आती होंगी। तो नीचे वाले की पॉइंट तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको कि भविष्य में किए गए भुगतानों में कठिनाई आती है वस्तु विनिमय प्रणाली में, और मूल्य का संचय यानी कि एकत्रित करने में, यानी कि सेविंग करने में भी कठिनाई आती है। बाकी जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग और मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव, बहुत बेसिक सा है अगर ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो गेहूं अपना सप्लाई करना चाहता है और एक व्यक्ति है जो अपने जूते बेचना चाहता है, और वो मार्केट में लेके दोनों अपना अपना सामान उतरे। तो व्यक्ति का गेहूं तभी बिकेगा जब दूसरे वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता होगी, और पहले वाले व्यक्ति को मान लो जूते की आवश्यकता है, तो जो जूते वाला है वो गेहूं वाला, उन दोनों में दोहरा सहयोग होगा आवश्यकताओं का। यानी कि जूते वाले को गेहूं की आवश्यकता है और गेहूं वाले को जूते की आवश्यकता है। तो जब दोनों को एक दूसरे की वस्तु की ज़रूरत पड़ेगी तभी जाके आपका वस्तु विनिमय सफल होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, एक व्यक्ति को जूते की ज़रूरत तो है, पर जिस व्यक्ति के पास जूता है उसको गेहूं की ज़रूरत ना हो, कि चावल की ज़रूरत हो, तो वो तीसरा व्यक्ति तलाशेगा। तो इससे क्या होगा, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जरूरी होता है, और यदि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग नहीं होगा तो मूल जो वस्तु विनिमय है वो सफल नहीं होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बेकार है। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग आप बेसिक इस बात को समझ सकते हैं कि जो भी वस्तु मेरे पास है और जो भी वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास है, दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं वाले को जूते की आवश्यकता होनी चाहिए और जूते वालों को गेहूं की आवश्यकता होनी चाहिए। जब दोनों की आवश्यकता आपस में क्लैश करेंगे, मतलब संपूर्ण होंगी, तभी वस्तु विनिमय सफल होगा। फिर दूसरा पॉइंट है मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। इसके तहत प्राइस की बात आती है कि वस्तु का कीमत क्या चल रही है। मान लीजिए उसने 10 किलो गेहूं दिया, 100 रुपये का है उसका, 100 रुपये का गेहूं है, और वहीं उसका एक जोड़ी जूता 200 रुपये का है। पर वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत तो ये नहीं बोलेगा, नहीं, वो तो बोलेगा भाई 10 किलो गेहूं दूंगा तो मुझे एक जोड़ी जूता दे दे। वो कहेगा ठीक है, एक जोड़ी जूता ले ले, 10 किलो गेहूं दे दे। पर क्या पता कहीं रेट ज़्यादा आगे पीछे हो, मूल्य हो सकता है क्या पता गेहूं का ज़्यादा हो या जूते का ज़्यादा हो। तो जो मूल्य की एक सामान्य इकाई है ना, उसमें फेरबदल होता है। ये दूसरी बड़ी बुराई है। तीसरी बड़ी बुराई में क्या है कि भुगतान, तो भविष्य में भुगतान करने में समस्या आती है और संचय करने में समस्या आती है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो पहला क्या है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी कि दोनों की जैसी वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं, जो भी एक व्यक्ति के वस्तु है वो दूसरे को चाहिए और दूसरे वाले की पहले को चाहिए। फिर सामान्य इकाई मतलब प्राइस रेटिंग का आता है कि बात की क्या कीमत है उनकी। फिर आता है भविष्य में भुगतान में कठिनाई होती है, समझ में गए होंगे, और मूल्य संचय में कठिनाई होती है। एक बार ओवरऑल सारा देख लेते हैं। मुद्रा का अर्थ और विकास, तो आप समझेंगे प्राचीन समय से वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत धीरे धीरे वस्तु जब लोगों के क्रय विक्रय में या लेन देन में विविधता आई तो मुद्रा की आवश्यकता पड़ी।
फिर हमने मुद्रा का बनाया। उसके बाद हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। फिर हमने देखा मुद्रा के प्रयोग के क्षेत्र, जिसमें हमने देखा मुद्रा विनिमय का माध्यम, यानी कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के मतलब एक वस्तु से आप ले सकते हो मुद्रा दे के, मतलब वस्तु लो और मुद्रा दे दो। तो डेफिनेशन भी यहाँ पे आपकी आसानी से निकल जाएगी। आप बोल देंगे कि मुद्रा क्या है, एक विनिमय का माध्यम है, एक विनिमय का माध्यम है। फिर स्थगित भुगतान और संचय कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं और आने वाले समय में फ्यूचर में भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या है, इसमें आवश्यकताओं का दोहरा से, मेरी वस्तु की आपको आवश्यकता, आपकी वस्तु को मेरी आवश्यकता। उसके बाद फिर मूल्य की आवश्यकता की इकाई, मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव, इसके तहत प्राइस की बात आ जाएगी, कम ज़्यादा कीमत। और फिर भविष्य में भुगतान और मूल्य घटने में आवश्यकता या समस्याएं। इस तरीके से पार्ट 1 है। पार्ट 2 में वीडियो नेक्स्ट वाला अपलोड करूँगा। वीडियो को देखते रहिए और रुकिए वीडियो पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।